जब भी वशीकरण शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो मन में तुरंत कुछ डरावनी छवियां उभर आती हैं। किसी को अपने वश में कर लेना, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे नियंत्रित करना, या फिर किसी रहस्यमयी तांत्रिक शक्ति के माध्यम से किसी और के जीवन को मोड़ देना। आज के समय में वशीकरण को या तो पूरी तरह अंधविश्वास मान लिया गया है या फिर लालच और भय के साथ जोड़ा गया है। लेकिन यह प्रतिक्रिया स्वयं में एक संकेत है कि हम किसी विषय को उसके बाहरी लेबल से देख रहे हैं, उसके भीतर के ढांचे से नहीं। किसी भी चीज को समझने से पहले हमें उसके संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में प्रवेश करना पड़ता है। वशीकरण का जन्म ऐसे समय में हुआ जब मन, शरीर, भावना और चेतना को अलग अलग खांचों में नहीं बांटा गया था। ये वो काल था जब मनोविज्ञान, अध्यात्म, अनुष्ठान और प्रतीकात्मक भाषा एक ही प्रवाह में बहते थे। उस समय मनुष्य के व्यवहार का बहुत गहरा अवलोकन किया गया था, लेकिन उसे व्यक्त करने की भाषा आधुनिक वैज्ञानिक नहीं बल्कि तांत्रिक और प्रतीकात्मक थी। लोग ये देख चुके थे कि शब्दों में शक्ति होती है, ध्यान में प्रभाव होता है और भावनाओं में संक्रामक क्षमता होती है। बिना न्यूरोसाइंस जाने, बिना सोशल साइकोलॉजी के शब्दों के, ये समझ लिया गया था कि एक मन दूसरे मन को प्रभावित करता है। इसी समझ को वशीकरण कहा गया। अब यदि हम मुख्य प्रश्न पर आएं, तो वशीकरण का असली प्रश्न कभी ये नहीं था कि मैं किसी को कैसे नियंत्रित करूं। असली प्रश्न ये था कि एक मन दूसरे मन को कैसे प्रभावित करता है और क्या उस प्रभाव को सजग रूप से दिशा दी जा सकती है। वशीकरण सत्ता का नहीं, प्रभाव का अध्ययन था। ये आकर्षण, अधिकार, निकटता और भावनात्मक बंधन के पीछे काम करने वाली प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास था। मनुष्य हमेशा से ये जानना चाहता रहा है कि कुछ लोग बिना बोले भी प्रभाव क्यों डाल देते हैं और कुछ लोग बहुत कुछ कहकर भी अनसुने क्यों रह जाते हैं। इस प्रश्न के पीछे कुछ मूल धारणाएं थीं। पहली धारणा ये कि मन स्वभाव से ही सुझाव ग्रहण करने वाला होता है। दूसरी ये कि भावना लॉजिक से तेज चलती है। तीसरी ये कि दोहराव, प्रतीक और अनुष्ठान मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। और चौथी ये कि चेतना केवल मस्तिष्क के भीतर बंद नहीं है, बल्कि आवाज, दृष्टि, देह भाषा और उपस्थिति के माध्यम से बाहर प्रकट होती है। इन धारणाओं को अगर आप पूरी तरह खारिज कर दें तो वशीकरण की पूरी इमारत दह जाएगी। लेकिन यदि आप इन्हें ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान भी इन्हीं बातों को अलग शब्दों में स्वीकार करता है। अब बात करते हैं संरचना की। वशीकरण कोई अराजक या बेतरतीब प्रक्रिया नहीं थी। इसकी एक स्पष्ट संरचना थी। इसमें एक साधक होता था जिसकी चेतना और इरादा केंद्र में होता था। एक उद्देश्य होता था जिसे आज हम इंटेंशन कह सकते हैं। फिर एक माध्यम होता था, मंत्र, यंत्र या कोई अनुष्ठान। और अंत में होता था वो व्यक्ति या परिस्थिति जिस पर प्रभाव पड़ना था। मंत्र साधक के ध्यान को केंद्रित करता था, अनुष्ठान भावनात्मक ऊर्जा को तीव्र करता था, यंत्र इरादे को एक दृश्य रूप देता था। ये पूरी संरचना दरअसल मन को प्रशिक्षित करने और प्रभाव को संगठित करने की प्रणाली थी। यदि हम इसके कार्य यानी फंक्शन को समझें तो वशीकरण वहां काम करता था जहां पहले से कोई भावनात्मक संभावना मौजूद थी। ये शून्य में कुछ पैदा नहीं करता था। यह आकर्षण को बढ़ाता था, विरोध को नरम करता था और संबंध में मौजूद धाराओं को तेज करता था। आधुनिक भाषा में कहें तो ये अपेक्षा प्रभाव, आत्मविश्वास के प्रक्षेपण और बार बार दिए गए संकेतों के माध्यम से काम करता था। साधक पर भी इसका उतना ही प्रभाव पड़ता था जितना सामने वाले पर। साधक का आत्मविश्वास बढ़ता था, उसकी उपस्थिति बदलती थी और यही बदलाव दूसरे के अनुभव को प्रभावित करता था। लेकिन कोई भी समझ तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम इसकी सीमाओं को न देखें। वशीकरण किसी की स्वतंत्र इच्छा को पूरी तरह मिटा नहीं सकता था। ये वहां फेल हो जाता था जहां भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता था, जहां भय हावी होता था या फिर साधक स्वयं असंतुलित होता था। सबसे बड़ा खतरा इसका दुरुपयोग था। जब प्रभाव की शक्ति नैतिक समझ के बिना प्रयोग की जाती है तो वो पहले प्रयोग करने वाले को ही खोखला कर देती है। आसक्ति, जुनून और मानसिक अस्थिरता वशीकरण की छाया में पनप सकती है। अब यदि हम समेकन यानी इंटीग्रेशन की बात करें तो वशीकरण को या तो अंधविश्वास कहकर खारिज करना एक अति सरलीकरण है और इसे चमत्कारी शक्ति मान लेना दूसरी अतिशयोक्ति। सही जगह पर रखने पर वशीकरण मनुष्य की शुरुआती मनोवैज्ञानिक समझ का एक प्रारंभिक मॉडल बन जाता है। इसकी भाषा तांत्रिक है, लेकिन इसके पीछे के तंत्र आज भी मानव व्यवहार में सक्रिय है। यह हमें सिखाता है कि प्रभाव डालना अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा।
प्रश्न ये है कि उसे किस चेतना से किया जा रहा है। वशीकरण को इस दृष्टि से देखने पर एक रोचक बात सामने आती है। ये दूसरों को बदलने की तकनीक से ज्यादा स्वयं को तैयार करने की प्रक्रिया थी। साधक जितना अधिक केंद्रित, स्थिर और स्पष्ट होता था, उसका प्रभाव उतना ही स्वाभाविक होता था। यहां कोई जादुई नियंत्रण नहीं, बल्कि मनुष्य की उपस्थिति की शक्ति थी। यही कारण है कि वशीकरण का सबसे गहरा अर्थ बाहर नहीं, भीतर की ओर जाता है। अंततः वशीकरण हमें यह नहीं सिखाता कि दूसरों पर अधिकार कैसे किया जाए, बल्कि ये दिखाता है कि मनुष्य पहले से ही एक दूसरे को लगातार प्रभावित कर रहे हैं, अक्सर बिना जाने। प्रश्न ये नहीं है कि वशीकरण काम करता है या नहीं। असली प्रश्न ये है कि क्या हम प्रभाव की शक्ति को समझने और संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्व है। क्योंकि प्रभाव जितना सूक्ष्म होता है, जिम्मेदारी उतनी ही भारी हो जाती है। यही वो बिंदु है जहां वशीकरण एक रहस्यमयी कला से बदलकर आत्म जागरूकता का दर्पण बन जाता है। तो निष्कर्ष यही है कि वशीकरण किसी अलौकिक नियंत्रण की विद्या नहीं, बल्कि मानव मन, प्रभाव और चेतना के आपसी संबंधों की एक प्राचीन समझ है। जब इसे भय या लालच से नहीं, बल्कि समझ और जिम्मेदारी के साथ देखा जाता है, तब यह हमें दूसरों को बदलने से ज्यादा स्वयं को समझने की दिशा में ले जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इस विषय पर और गहराई से चरण दर चरण एक विस्तृत वीडियो सीरीज बनाई जाए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ऐसे ही मनोविज्ञान, तंत्र और चेतना को जोड़ने वाले विचार आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की बातचीत छूट न जाए।